नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और एक बार मैं फिर कहूंगा कि जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड कराया हूं वो प्रैक्टिस सेट जरूर जो है रिवाइज करके जाएं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न आया था डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये बताए हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं वीवीआई भी करवाया था क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था होती है डीआरडीओ, रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ संस्था है। तो इसके जो स्थान लिए हैं समीर भी कामत जो है ये आपका वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं। ये किसका स्थान लिए हैं तो ये आपका जो है जी सतीश रेड्डी साहब जो इससे पहले डीआरडीओ का अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्हीं का स्थान लिए है समीर भी कामत। तो राइट आंसर समीर भी कामत करके आना था। बात करें डीआरडीओ की स्थापना कब होती है तो 1958 में होती है। मुख्यालय कहाँ है तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है व्हीलर द्वीप किस राज्य में है। मैंने कल के ही प्रैक्टिस सेट में स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप और ये आपका व्हीलर द्वीप ऑप्शन में रखा था, ठीक है। और ये भी बताया था कि इसका नाम बदल गया है अब। तो व्हीलर द्वीप जो है ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका नाम बदल करके जो है अब क्या रख दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर, चूंकि ये फेमस द्वीप है। यहाँ से आपका जो है जो उपग्रह वगैरह होता है उसका प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइल वगैरह को जो है जांच किया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया है तो गणतंत्र भारत का भी पूछा जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहले बजट पेश करने वाले थे ये है आपके आर के सन्मुखम शेट्टी। तो राइट आंसर आर के सन्मुखम शेट्टी को टिक करके आना था। गणतंत्र भारत की प्रथम बजट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर जॉन मथाई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है तो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब बजट से क्वेश्चन आ ही गया है तो अगले शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो बजट शब्द जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। ये फ्रांस देश से लिया गया शब्द है, संविधान यहाँ अटैच करना सही नहीं रहेगा। इसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला, ये फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है। इसके जगह पे कौन सी शब्द का मेंशन है तो वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 112 के अंदर है। दोस्तों मैं फुल एनालिसिस करवाता हूं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ये सोच के कि आने वाले समय में आप कोई भी एग्जाम दो आपको अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक हो सके तो शेयर भी करें। सिख धर्म के 9वां गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। देखिए तेग बहादुर की हत्या जो है ये औरंगजेब ने करवाया था। कौन करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर की हत्या, ठीक है। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक है या कहिए तो प्रथम गुरु हैं। अंतिम गुरु की बात कर लें तो सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है इसकी समाधि भी आपसे पूछा जाता है कि कहां पर है। तो इसकी समाधि जो है गुरु गोविंद सिंह की ये नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर है और जन्म इसका पटना साहिब बिहार में हुआ था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिख धर्म से कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे तो ये भी गुरु गोविंद सिंह ही थे। ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला एक प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। एकदम जो है छोटू सा प्रश्न पूछा गया। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को जो है विश्व में सबसे ऊंची चोटी होने का दर्जा प्राप्त है। इसकी टोटल ऊंचाई जो है 8850 मीटर है, कहीं कहीं 8848 मीटर भी लिखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8850 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू या इसे ही गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंचनजंगा चोटी कहां पर है तो कंचनजंगा चोटी जो है आपका भारतीय राज्य सिक्किम के अंदर है और ये 3rd नंबर के विश्व में सबसे ऊंचा चोटी है और भारत के लिए दूसरा सबसे ऊंचा चोटी। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया 44वां संविधान संशोधन कब हुई थी। देखिए 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन का अपना एक जो है स्थान है भारतीय इतिहास में, इसीलिए पूछा जाता है।
42वां संविधान संशोधन 1978 में होती है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको हटा के जो है विधिक अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में। तब से लेकर 7 मौलिक अधिकार में से एक घट गए, तब से लेकर अब तक जो है 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है अगर आपसे कोई पूछ ले तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। कहां से कहां तक आर्टिकल कवर करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न, अगला जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जा सकता है, 1976 में होती है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, इसी के थ्रू आर्टिकल 51 का ए जोड़ा जाता है और यहीं पे मौलिक कर्तव्य शुरू में 10 प्रकार का मौलिक कर्तव्य रखा गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो कौन सी समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया है तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 52वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ ले तो ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन आपसे पूछ ले तो मतदान की उम्र में परिवर्तन है, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान की उम्र सीमा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान संशोधन ही किस आर्टिकल से होती है तो अनुच्छेद 368 से होती है, जो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 20 में रखा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? कल ही बताया था मैंने। अनुच्छेद 280 का संबंध जो है ये वित्त आयोग के गठन से है। ये भी बताया था मैं कि एक एग्जाम में पूछ दिया जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका NK सिंह है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम नंद कुमार सिंह है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार सिंह यानी NK सिंह। अगला प्रश्न जो पूछा गया, 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया एड्स दिवस का विषय क्या था तो इक्विलाइजेशन है ना, समानता जो है, इक्विलाइजेशन जो है, इसकी विषय को रखा गया था। एक जो दिसंबर है उसको एड्स दिवस मनाया जाता है। मैंने बोला था भाई आप जनवरी में एग्जाम देने जा रहे हो तो फरवरी और दिसंबर का पूरा डे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर इंडियन नेवी दिवस, 23 दिसंबर भारतीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पे, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ये सिख धर्म से संबंधित है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को शासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। तो दोस्तों हमारी कोई गलती नहीं है, मैं प्रैक्टिस से पहले ही दे दिया हूं, आप जरूर पढ़ के जाएं एक अच्छे रिजल्ट के लिए। मैंने आपसे बार बार ये भी कहना है कि जो बच्चे जीके जीएस में अच्छा परफॉर्म करेगा रिजल्ट उसी का होगा और खास करके मेरिट उसी की बनेगी, क्योंकि अन्य जो क्वेश्चन आ रहे हैं सामान्य लेवल के आ रहे हैं वो तो सभी करेंगे। ठीक है। एक प्रश्न आपसे करंट सेक्शन से पूछा गया, आईसीसी प्लेयर वुमन में मतलब महिला में मंथ अक्टूबर मंथ के लिए कौन जो है सबसे टॉप पे रही? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 महिला में तो ये नादिया दार है, ये पाकिस्तान का है। दार से आपको याद होगा आलिम दार एक जो है आपका एम्पायर है वो भी पाकिस्तान का ही है। तो ये पाकिस्तान का नादिया दार जो है ये आपका अक्टूबर महीना के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 अगर पुरुष में पूछे तो विराट कोहली है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 नवंबर के लिए पूछ दे तो आपका जॉस बटलर है। ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये भी बताया है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट टिक लगाना अरुणाचल प्रदेश में है। मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखेवा, ओरंग ये सब जो है आपका कहाँ पे है? असम के अंदर है। हाँ एक और जोड़ लीजिएगा असम के अंदर, पवितोरा, ये भी आपका असम के अंदर है, पवितोरा नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये सभी असम में है। मैं आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का नेशनल पार्क ज्यादा चोट करते हैं एग्जामिनर। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय राज्य की अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो कुल लंबाई कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी लिखते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है 15,106 किलोमीटर है। इसके आसपास जो भी ऑप्शन आपका रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सीमा की बात करें तो 7 देशों से लगती है। सबसे लंबी सीमा रेखा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है आने वाले शिफ्ट के लिए। और ये कौन कौन से राज्य है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये राज्य आप नक्शा को देखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात आएगा, राजस्थान के डूंगरपुर जिला आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उसी का भाई छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही वो 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। कर्क रेखा कहते किसे हैं अगर कोई पूछे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी जो है ना ये है आपका माही नदी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा स्टीफन हॉकिंस की कौन सी पुस्तक लिखा है तो स्टीफन हॉकिंस
हॉकिंस के जो पुस्तक हैं ये आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये सब जो है स्टीफन हॉकिंस के पुस्तक हैं। तो इसमें एक बच्चा ने बताया ए ब्रीफ हिस्ट्री दिया गया था, तो यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लौह एवं रक्त का जो नीति चलाया था दिल्ली सल्तनत काल में, ये कौन चलाया था? तो इससे संबंधित है आपका बलबन। कौन है? बलबन है। ठीक है, चहलगानी जो है ये आपका इल्तुतमिश है, ये बलबन है लौह एक रक्त का। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये फिर से आ गया, ये डबल सीट आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना किस देश के रहने वाले हैं? देखिए फुटबॉल से हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। पहले 2 शिफ्ट में जो है आपका फीफा से पूछा गया कि भाई फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो मैंने कहा ज्यूरिख में है। फीफा की जो स्थापना हुआ था 1904 में हुआ था। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, तो वो जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ओमेन वाला अगला साल 2023 में कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अंडर 20 फीफा कहाँ होगा अगला मतलब इसी साल, माफ कीजिएगा 2023 तो चालू हो गया ना, तो इंडोनेशिया में होगा 23 में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फुटबॉल से एक क्वेश्चन पूछा एक प्लेयर का नाम लेके कि डिएगो माराडोना किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना जो है 2022 फीफा के विनर भी हैं। ठीक है, और किसे हराया था, तो ये हराया था आपका फ्रांस को। ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ था ये खेल, कतर में हुआ था। 2026 में कहां होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। तो दोस्तों ये था आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है, आप सर्च करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से भी ऐड हो सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।